अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने फेडरल बोर्ड का क्लास 10 का स्टार्ट किए हुए थे चैप्टर्स। हम लोग एक चैप्टर्स कर चुके थे जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। तो आज से हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टिचियोमेट्री। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, जिसके अंदर आप लोगों को हम लोग टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बगैर टाइम ज़ाया किए क्वेश्चंस आंसर्स और पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक है वो है स्टिचियोमेट्री। ठीक है, स्टिचियोमेट्री की तरफ आ जाते हैं। ये दो लफ्ज़ से मिल के बना है। ठीक है, एक स्टिचियोन और दूसरा मीट्री। स्टिचियो का क्या मतलब होता है? स्टिचियो बोलते हैं एलिमेंट को। किसको बोला जाता है? एलिमेंट को। और मीट्री तो आप लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि किसको बोला जाता है? मेजरमेंट को। ठीक है, तो इससे आप लोगों को पता चल गया कि स्टिचियोमेट्री के अंदर हम लोग किसकी मेजरमेंट करते हैं? एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, किसकी मेजरमेंट की जाती है? किसको नापा जाता है? मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जिसके अंदर एलिमेंट्स को स्टडी किया जाए, एलिमेंट्स की मेजरमेंट की जाए, उसको स्टिचियोमेट्री बोलते हैं। याद रखिएगा, जो स्टिचियोमेट्री है वो किसकी ब्रांच है? एनालिटिकल केमिस्ट्री की। किसकी ब्रांच है? एनालिटिकल केमिस्ट्री की। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आप लोग दो चीज़ों को स्टडी करते थे। ठीक है, एक होती थी क्वालिटेटिव, एक होती थी क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये दो स्टडीज़ आप लोग किसके अंदर करते थे? एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग क्वांटिटेटिव स्टडी को करेंगे, इसको स्टिचियोमेट्री का नाम दिया जाएगा। ठीक है, क्वालिटेटिव स्टडी हम लोग इसके अंदर नहीं पढ़ते। स्टिचियोमेट्री के अंदर, स्टिचियोमेट्री के अंदर किसको स्टडी किया जाता है? क्वांटिटेटिव स्टडी को। किसको? क्वांटिटेटिव स्टडी को। तो क्वांटिटेटिव क्या होती है? क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल स्टडी होती है। न्यूमेरिकल स्टडी मतलब ये है कि आप लोग नंबर्स काउंट करते हैं। इसके अंदर नंबर्स को पढ़ा जाएगा कि कितने मोल मिलेंगे और कितनी प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब इस रिएक्शन के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे कि यहाँ पर हमारे पास अगर इतने अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल हो, इससे कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग स्टिचियोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टिचियोमेट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमें कुछ रॉ मटेरियल बताया जाता है कि इतने आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स हैं, बताएं इससे कितना प्रोडक्ट बन सकता है। तो हम लोग उसको बाय सॉल्व करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि इससे इतना प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये नंबरिंग गेम होती है, तो इसको हम लोग स्टिचियोमेट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये आप लोग स्टडी करेंगे आगे, तो आप लोगों को ईजिली स्टडी समझ आ जाएगी। तो अब स्टिचियोमेट्री का लफ्जी मतलब आप लोगों को समझ आना चाहिए कि हम लोग एलिमेंट्स को न्यूमेरिकली स्टडी करते हैं कि कितने एलिमेंट्स, कितने रिएक्टेंट्स कंबाइन होने हैं और कितने प्रोडक्ट बनने हैं। ठीक है, तो हर एक के लिए मेजरिंग यूनिट होती है। हर एक के लिए मेजरिंग यूनिट होती है। हम लोग जिस तरह दुकानों पे जाते हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, उसके लिए एक यूनिट ज़रूरी है कि हम लोग बोलेंगे कि इतने केजी चीज़ चाहिए या इतने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जितनी भी चीज़ हम लोग ले रहे हैं उसके लिए यूनिट का होना लाजमी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स को मेजर जब करेंगे, उनके लिए भी यूनिट होना लाजमी है। तो एलिमेंट्स या रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट जितने भी हैं, उनको मेजर किया जाता है मोल के अंदर। किसके अंदर? मोल के अंदर। मोल क्या है? एक मेजरिंग यूनिट है। मोल एक क्या है? मेजरिंग यूनिट है। वैसे मोल किसको बोला जाता है? डेफिनेशन अगर मोल की तरफ आए तो हम लोग बोलते हैं, अगर किसी भी चीज़ का मास, चाहे वो एटॉमिक मास हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, किसी भी चीज़ का मास हो, अगर वो एक्सप्रेस किया जाए ग्राम के अंदर, उसको मोल का नाम दे देते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का मास अगर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर, वो मोल बन जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो बताएं इसके पास कितने इसका कितना मास होगा? हम लोग बोल देते हैं 32 ग्राम। ठीक है, अब ये देखें किसके अंदर एक्सप्रेस किया है? ग्राम के अंदर, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये 1 मोल के बराबर है। हम लोग बोलते हैं 1 मोल ऑफ वाटर, तो इसका वाटर का मास होता है 18 ग्राम। तो हम लोग देखें किसके अंदर एक्सप्रेस किया? ग्राम के अंदर। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का मास ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करोगे, वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। या फिर आप लोग इसकी दूसरी डेफिनेशन कर लें, और लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए दूसरी डेफिनेशन। अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। कोई भी सब्सटेंस है, उसके पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है,
अब ये पार्टिकल्स बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर्स को, ठीक है। ये पार्टिकल्स की तादाद हमें एमिडियो एवोगैड्रो ने बताई थी। तो आप लोग याद रख लें, अगर कोई भी सब्सटेंस है उसके पास इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे तो वो हमारे पास 1 मोल के बराबर होगा, वो हमारे पास 1 मोल के बराबर होगा। फिर उसका मास नहीं देखा जाएगा। हम बोलते हैं कि हमारे पास वाटर है, हम बोलते हैं ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब ये दोनों के पास अगर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? 1 मोल के। किसके बराबर हो जाएंगे? 1 मोल के। लेकिन अगर इनका मास देखा जाए, इसका तो आता है 18 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का आता है 44 ग्राम। तो देखिए मास चेंज है। ये मास के ऊपर एवोगैड्रो नंबर डिपेंड नहीं करते, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होने चाहिए बस। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स सेम है तो वो सेम नंबर ऑफ़ मोल रखेंगे, बेशक उनका मास कम या ज़्यादा ही क्यों ना हो, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग स्टोइचियोमेट्री के अंदर आप लोगों ने कहा था न्यूमेरिकल स्टडी है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल रेशो के मुतालिक, कि हम लोगों के पास हम लोग कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ 2 कैलकुलेशन सिखाई जाएंगी। एक होती है मोल कैलकुलेशंस, एक होती है मास कैलकुलेशन या मास कन्वर्जेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोल कन्वर्जन या कैलकुलेशंस में क्या होता है कि आप लोगों को नंबर ऑफ़ मोल्स दिए जाते हैं रिएक्टेंट्स के, उसी से प्रोडक्ट के मोल पूछे जाते हैं। कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतना नंबर ऑफ़ मोल्स रिएक्टेंट्स में मौजूद हैं, तो बताएं इससे कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। कि मतलब आप लोगों को कोई रिएक्शन अभी आप लोगों ने नहीं किया, आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, आप लोगों को रिएक्टेंट्स के मोल पता हैं, आप लोग बता सकते हो कि इससे कितना प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाला है। तो ये आज हम लोग करना सीखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल से सीख लेते हैं। बोलते हैं हमारे पास मिथेनॉल है, CH3OH, और ऑक्सीजन है। अगर ये दोनों कंबाइन होते हैं तो आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। CH3OH और ऑक्सीजन हमारे लोगों के पास क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। इन दोनों के कंबाइन होने से जो प्रोडक्ट बना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर हम लोग CH3OH के मोल्स बढ़ाकर कितने कर दें, 3.50, कितने कर दें, 3.50 मोल कर दें। पहले कितने मोल्स थे, अब बढ़ाकर 3.50 मोल कर दिए हैं। जब मोल ज़्यादा कर देंगे तो बताएं, 2 चीज़ें कैलकुलेट करने का बोला गया कि आप लोग बताएं कि उसके लिए ऑक्सीजन कितनी बढ़ानी पड़ेगी। देखें, इसके लिए जो ये फिक्स है ना, इसके लिए इतने नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। कि अगर हम बोलते हैं कि 2 मोल्स हैं तो उसके लिए 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर हम लोग CH3OH के मोल्स बढ़ा देते हैं तो ऑक्सीजन की अमाउंट भी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन क्योंकि उसके साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, तो वो चीज़ कैलकुलेट करनी है। सेकंड आप लोगों से पूछा गया है प्रोडक्ट के अंदर वाटर की तादाद कितनी हो जाएगी, प्रोडक्ट के अंदर वाटर की तादाद इन दोनों के बढ़ने से कितनी हो जाएगी। तो हम लोग जिन 2 के पहले बात की गई है, पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए को सॉल्व करते हैं कि उसमें क्या चीज़ पूछी गई है। बोला गया है कि अगर हमारे पास CH3OH के मोल्स 3.50 तक ले जाएं तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर कंपैरिजन इन 2 का हो रहा है कि CH3OH के मोल्स बढ़ा दो तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने बढ़ जाएंगे। ये इन 2 का कंपैरिजन, जिन 2 का कंपैरिजन करना होगा, जिन 2 की कंपैरिजन की न्यूमेरिकल में बात की गई है, वो आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। हम बोल देते हैं कि 2 मोल, ये जो आप लोगों के पास रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट से पहले जो नंबर लिखा जाता है वो उसके मोल्स के बारे में बता रहा होता है कि पहले इतने मोल थे। जिस तरह CH3OH से पहले क्या लिखा हुआ है, 2, तो ये 2 बता रहा है कि इतने 2 नंबर ऑफ मोल्स थे CH3OH के, वो कंबाइन हुए हैं 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। कितने के साथ, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन से पहले 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ हमें मोल के बारे में बोलती है। हम इन 2 का कंपेरिजन कर लेते हैं। हम बोलते हैं 2 मोल ऑफ CH3OH हमारे पास किसके बराबर है, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के। इसको हमने बराबर इसलिए लिया ना क्योंकि ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तब ये फिक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। इनमें से जो भी चेंज हो जाएगा, या CH3OH चेंज होता है या ऑक्सीजन चेंज होता है, तो प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज होनी है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इनको आपस में कंपेरिजन में ले लिया। अब हमें पता है CH3OH के मोल्स आप लोगों के पास गिवन है 3.50 न्यू मोल्स। इसने न्यू मोल्स कितने दिए हैं, 3.50। जिसके न्यू मोल्स दिए जाएंगे, नए मोल्स दिए जाएंगे, उस वाली साइड को 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बनाते हैं कि जो भी मोल्स हैं उनको दोनों साइड पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो,
2 मोल्स थे उनको पहले से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो के क्या हो गया 1 मोल ऑफ CH3OH आप लोगों के पास बराबर हो गया 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के पास आ गई। अब हमें पता है जो मोल CH3OH के गिवन है वो कितने हैं 3.50। इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर देना है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 3.50 मोल ऑन बोथ साइड। तो इसको दोनों साइड पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करें 3.50 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा वही 3.50 मोल ऑफ CH3OH आप लोगों के पास बराबर हैं 3/2 पहले से है 3.50 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप इसको डिवाइड करें, सॉल्व करें, आप लोगों के पास ऑक्सीजन के मोल्स निकल आने हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको डिवाइड करके देखें। .50 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप लोगों के पास आ जाएंगे सॉल्व करने से 5.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन व्हेन देयर इज़ 3.50 मोल ऑफ CH3OH। बोलते हैं कि अगर हम लोग 2 मोल से बढ़ाकर 3.50 मोल ऑफ क्या कर दें CH3OH के कर दें, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स बन जाएंगे। तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स बन जाएंगे, ये आप लोगों के पास आ गया कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स बन जाने हैं 5.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन बन जाएंगे। ये पार्ट ए सॉल्व हो गया, इसमें आप लोगों को ऑक्सीजन के मोल्स का पता चल गया। सेकंड पार्ट में आप लोगों को क्या बोलता है, पार्ट बी ले लें। पार्ट बी में बोलता है कि अगर हम लोगों के पास ये चीज़ बढ़ा दो, CH3OH के मोल्स बढ़ा दो, तो आप लोगों के पास वाटर के कितने प्रोड्यूस होंगे, वाटर के मोल कितने प्रोड्यूस होंगे। तो आप लोग क्या करें, अब देखें, अब यहाँ पर कंपैरिजन इन दो का नहीं किया गया, अब कंपैरिजन किन दो का किया गया, अब कंपैरिजन किया गया इन दो का कि CH3OH के मोल्स दिए गए और पूछा गया है कि वाटर के मोल्स कितने बनेंगे। अब तो अब जिन दो का कंपैरिजन किया गया सेम इट इज़ वहाँ पर आप लोग कंपैरिजन स्टार्ट कर लें। हम लोग बोलते हैं 2 मोल ऑफ CH3OH आप लोगों के पास बराबर हो गए 4 मोल ऑफ वाटर के। गिवन मोल किसके, CH3OH के। तो CH3OH के जितने भी मोल्स पहले से मौजूद हैं, न्यू मोल लिखने से पहले आप लोग उसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके 2 मोल्स हैं, डिवाइड कर दें 2 को दोनों साइड पे, तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, क्या हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ CH3OH किसके बराबर हो गए 2 मोल ऑफ वाटर के। ठीक है, क्योंकि 2 को दोनों साइड पे क्या कर दिया था, डिवाइड। अब गिवन जो मोल हैं 3.50, इसको दोनों साइड पे क्या कर दें, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई 3.50 मोल ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई करें 3.50 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3.50 मोल ऑफ CH3OH आप लोगों के पास बराबर हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 0 मोल ऑफ वाटर। तो मल्टीप्लाई कर दें आप लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 3.50, तो आप लोगों के पास आंसर आ गया 7 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, बोलते हैं अगर 3.50 मोल बढ़ा दो, इसके CH3OH के मोल बढ़ा दो। याद रखना, एक चीज़ बढ़ाओगे रिएक्टेंट्स में तो दूसरा रिएक्टेंट्स आप लोगों को उस रिएक्शन को करवाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बोलते हैं अगर CH3OH के मोल्स 2 मोल से बढ़ाकर 3.50 मोल करोगे तो आप लोगों को ऑक्सीजन के मोल्स कितने बढ़ाने पड़ेंगे 5.25 मोल। जब ये दोनों मोल बढ़ेंगे मतलब रिएक्टेंट की तादाद बढ़ गई, पहले कम थी अब बढ़ गई। जब बढ़ी तो आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट के मोल हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स क्या हो गए हैं ज़्यादा, तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएंगे ज़्यादा। तो प्रोडक्ट पहले कितने थे 4 मोल ऑफ वाटर थे, अब यहाँ पर कितने हो गए 7 मोल ऑफ वाटर होगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के पास मोल कन्वर्जेंस कि आप लोगों के पास मोल्स दे के देखिए मोल्स पूछे जा रहे थे। नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे मास कन्वर्जन कि आप लोगों के पास मास दिया जाएगा और मास पूछा जाएगा।
ठीक है, मास देकर मास ही पूछा जाएगा। आप लोगों के पास रिएक्टेंट का मास दिया जाएगा, प्रोडक्ट का मास पूछा जाएगा कि अगर हमारे पास ये चीज़ अब मोल की जगह ग्राम के अंदर गिवन हो, अगर ये चीज़ हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो पहले मोल्स के अंदर गिवन थे लेकिन अब किसके अंदर गिवन हो, ग्राम के अंदर गिवन हो, तो आप लोग क्या करेंगे, उस ग्राम से दूसरे के मास निकालने की कोशिश करेंगे। तो आ जाते हैं उसकी तरफ। इसमें आप लोगों को एग्जांपल से सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स। आप लोगों के पास सामने लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है, वो कंबाइन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप लोगों के पास फेरम बनता है, मतलब आयरन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, अब ये क्या है, एक और है आप लोगों के पास। और किसको बोलते हैं, जब भी प्योर मेटल के साथ इम्प्योरिटी ऐड हो जाए तो वो और बन जाता है। ठीक है, तो ये इस आयरन के साथ ऑक्सीजन क्या है, इम्प्योरिटी ऐड हुई है, तो ये फेरिक ऑक्साइड बन गया। तो ये आप लोगों के पास क्या इम्प्योरिटी है। तो ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो आयरन बनता है, प्योर आयरन, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, ये रिएक्शन था। अब पूछा गया है कि अगर आप लोगों के पास Fe2O3 का मास कितना हो, 425 ग्राम। ठीक है, अगर आप लोगों के पास Fe2O3 का मास, मतलब इसका मास आप लोगों के पास कितना है, 425 ग्राम है, तो बताओ आप लोगों के पास इसका मास कितना होगा। ठीक है, प्योर आयरन का मास कितना होगा। बोलते हैं अगर आप लोगों के पास Fe2O3 का मास कितना है, 425 ग्राम है, मतलब इम्प्योरिटी के साथ ये चीज़ मौजूद है, तो आप लोग इतने और में से प्योर मेटल कितना निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब Fe2O3 हमारे पास इम्प्योरिटी ऐड है ना आयरन के साथ, तो बोलते हैं ये टोटल कितनी है, 425 ग्राम है। और पूछा जाता है कि इसमें से प्योर आयरन आप लोग कितना निकाल सकते हो, कितने ग्राम इसमें से आयरन निकाल सकते हो, तो वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखें मास दिया गया है किसका, एक रिएक्टेंट का, मास पूछा गया है प्रोडक्ट का। ठीक है, रिएक्टेंट का मास देकर प्रोडक्ट का मास पूछा जाए, इसको बोलते हैं मास कन्वर्जन। ठीक है, अब आ जाते हैं उसी तरीके से आप लोगों ने करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ मोल की जगह क्या हो जाएंगे, मास। तो अब मोल की जगह मास आएगा, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, मोल निकालने की कोशिश करेंगे। पहले मास से मोल निकालेंगे, पहले मास से क्या निकाला जाएगा, मोल निकाला जाएगा। तो आप लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले एक फार्मूला याद रख लें। आप लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल को कैसे निकाला जाता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। बात किसकी यहाँ पर हो रही है कि Fe2O3 की। ठीक है, Fe2O3 का मास आप लोगों के पास, आप लोग यहाँ से कर लें कि आप लोगों के पास ये चीज़ गिवन है। ठीक है, मास कितना गिवन है, 425 ग्राम। याद रखिएगा जिसका मास दिया गया होगा उसी के मोल्स निकालने, जिसका मास दिया गया होगा उसी के पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, ताकि कंपैरिजन हमेशा मोल्स का हो सकता है, मास का नहीं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले में डाल दें, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास कितना क्या मैंने 425 ग्राम, तो लिख लिया 425 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका निकालेंगे, जिसका मास गिवन होगा। अब देखें Fe2O3 का मास गिवन है ना, तो Fe2O3 का ही मोलर मास निकाल दें। इसका मोलर मास आप लोगों के पास जो आएगा उसको आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किसके साथ, 425 के साथ। तो आप लोग देखिए कि इसका मास आता है 159.6 ग्राम। ठीक है, ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मोलर मास कैलकुलेट करना सिखाया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो मास इसका आएगा उसको इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इनसे जो आंसर आएगा वो होगा नंबर ऑफ़ मोल्स। वो नंबर ऑफ़ मोल्स किसके होंगे, वो नंबर ऑफ़ मोल्स उसके होंगे जिसका मास दिया गया है। किसका मास दिया गया है, Fe2O3 का। तो ये मोल्स हमने किसके निकाले हैं, Fe2O3 के। तो Fe2O3 का मोल्स कितने आ गए आप लोगों के पास, आप लोग जब डिवाइड करते हैं 425 डिवाइड बाई 159.6, तो आप लोगों के पास आ जाता है 2.66 मोल। ठीक है, 2.66 मोल। तो आप लोगों के पास यहाँ से मोल्स की तादाद निकल आई है। अब आप लोग कंपैरिजन की तरफ जाएंगे। आप लोग बोलेंगे देखें इससे पीछे क्या लिखा है, कुछ भी नहीं, तो मतलब 1। तो आप लोग कंपैरिजन करें, 1 मोल ऑफ Fe2O3 गिव अस 2 मोल ऑफ Fe। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या हो गया, कंपैरिजन। कि देखें इन दो की बात हो रही थी ना, तो 1 मोल ऑफ Fe2O3 मिलते हैं तो क्या बनते हैं, 2 मोल ऑफ Fe बनते हैं, मतलब आयरन बनते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, जिसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके मोल्स गिवन आ गए। अब ये मोल्स
हमारे पास गिवन मोल्स हो गए हैं। जिस तरह यहाँ पर थे, यहाँ पर गिवन थे, लेकिन यहाँ पर हमने खुद कैलकुलेट किए, मास से निकाले हैं। ये फार्मूला नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास वाला फार्मूला इस्तेमाल करके, जो बचपन में आप लोग पढ़ते आए हो। ठीक है, तो अब ये जितने मोल्स आ गए इनको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होता है। उस मल्टीप्लाई करने से पहले जिसकी ये जो मोल्स गिवन है इस वाली साइड को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें पहले से 1 मोल है तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो दोनों साइड पे पहले मल्टीप्लाई कर दें। तो हम लोग बोल देते मल्टीप्लाई 2.66 मोल ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ से आगे वही वाला काम जो पीछे वाले न्यूमेरिकल में किया था, सेम आप लोग बोल दो 2.66 मोल ऑफ Fe2O3 गिव अस 2 पहले वाला, नेक्स्ट वाला क्या है 2.66 मोल ऑफ Fe। तो आप लोग क्या करते हैं 2.66 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 5.32 मोल ऑफ Fe यानी आयरन। ठीक है, बोलते हैं अगर आप लोगों के पास इसका 425 ग्राम हो, ठीक है, इतना मास आप लोगों के पास Fe2O3 का दिया जाए तो उससे Fe के मोल्स कितने हो जाएंगे 5.32 मोल्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन हमें मोल्स तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए मास, क्योंकि उसने पूछा गया आयरन का मास पूछा गया। तो मोल्स आपने निकाल लिया आयरन के कितने मोल्स आए हैं 5.32 मोल्स आए हैं। अब इस मोल से आप लोग क्या निकालेंगे, आप लोग निकालेंगे Fe का मास। ठीक है, तो अब मास की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, फार्मूला नंबर ऑफ मोल आप लोगों के पास बराबर होते हैं मास ऑफ Fe, क्योंकि मास किसका निकाल रहे हैं Fe का, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Fe। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों के पास, तो लेकिन हमें क्या चाहिए, ठीक है Fe चाहिए। ठीक है, Fe का मास चाहिए ना, ये चीज़ चाहिए। तो इस साइड को अकेला बनाने के लिए जो चीज़ इसके साथ डिवाइड होती है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं मोलर मास इधर क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम बोल देते हैं मास ऑफ Fe किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ Fe। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ मास ऑफ Fe इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के पास कितने आए थे 5.32 मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ Fe क्या होता है 55.9 होता है। या आप लोग एटॉमिक मास इसका Fe एक ही है ना, एटॉमिक मास उधर से देख लें, प्रोडक्ट टेबल से देखें कि आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, वो एटॉमिक मास होता है 55.9। तो यहाँ पर पुट करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 5.32 मल्टीप्लाई बाय 55.9, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 297.388 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ आयरन कितना आ गया 597.388 ग्राम। तो देखें इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को क्या दिया गया था, बोलते हैं Fe2O3 का मास कितना है 425। कैलकुलेट करें आयरन का मास, तो हम लोगों ने Fe2O3 का मास इस्तेमाल करते हुए 425 ग्राम को इस्तेमाल करते हुए बताया कि आयरन के इसके अंदर से कितने मास बनेगा। तो वो आयरन का कितना बना है 297.388 ग्राम बना है। और जो बाकी बच की है वो इम्प्योरिटी थी, वो किसकी तादाद थी, ऑक्सीजन की तादाद थी। इसके अंदर आयरन कितने परसेंट है ना, आयरन का कितना मास मौजूद है 497 ग्राम, और जो बाकी बचा हुआ है ऑक्सीजन 425 में से 297.388 को माइनस करें, जो अमाउंट आएगी वो किसकी तादाद होगी, ऑक्सीजन की तादाद होगी। ये होती है मास कन्वर्जन, और यहाँ होती है मोल कन्वर्जन। मोल कन्वर्जन में मोल दे के मोल पूछा जाता है, वो इजी है। मास कन्वर्जन में क्या होता है, मास से पहले मोल निकालते हो, फिर उस मोल को दूसरे प्रोडक्ट के मोल के साथ कंपेयर करके प्रोडक्ट के मोल निकालते हो। जब वो मोल निकल आते हैं दोबारा उस मोल से आप लोग क्या निकालते हो, उसका मास निकालते हो। ये होती है मास कन्वर्जन।
नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का मोलर वॉल्यूम के मुतालिक, ठीक है। आप लोगों ने मोल कन्वर्जन भी सीख ली और मास कन्वर्जन भी। तो अब आप लोगों का जो टॉपिक है वो पढ़ेगा मोलर वॉल्यूम के बारे में। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? देखिए, वॉल्यूम की बात की गई है। ज़्यादातर वॉल्यूम किस में चेंज आता है? गैसेस में, ठीक है। वॉल्यूम का इफेक्ट ज़्यादातर गैसेस के अंदर आता है। तो हम लोग यहाँ पे गैसेस के बारे में पढ़ेंगे कि बोलते हैं कि अगर रूम टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है, RTP का मतलब होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो अब यहाँ पर बोला जाता है ये तादाद, ये टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए और वहाँ पर प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें फिक्स हैं, ठीक है, इन फिक्स कंडीशंस पर दो कंडीशंस आप लोगों को बता दी गई हैं, एक टेम्परेचर की और सेकंड आप लोगों के पास प्रेशर की। अगर ये दो कंडीशन अगर फिक्स रखते हो तो हमारे पास कोई भी गैस है, अगर वो 1 मोल के बराबर है, उसके पास फिक्स अमाउंट उसका वॉल्यूम होगा। कोई भी गैस हो तो उनका वॉल्यूम आपस में बराबर होगा, वो फिक्स होगा। और वो कितना होगा? वो होगा 24 dm³, ठीक है। तो वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? वो टेम्परेचर होना चाहिए 25 सेल्सियस और वहाँ पर प्रेशर होना चाहिए 1 atm प्रेशर। तो ये अगर ये दो कंडीशन फिक्स हैं, अगर ये दो कंडीशन, ये शराइत फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, ये इनमें चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इन दोनों में चेंज आया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। बोलते हैं अगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रखोगे, मतलब जो बताया गया है कि 25 सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर होगा, इस प्रेशर पर और इसी टेम्परेचर पर आप लोगों के पास एनी गैस, कोई भी गैस है, अगर वो 1 मोल के बराबर है, अगर वो 1 मोल के बराबर है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 24 dm³। वो होगा 24 dm³। हम एग्जांपल से आप लोग समझ जाओ, हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अगर इन सब की तादाद कितनी है? 1 मोल है। अगर 1 मोल है, ठीक है, और ये कौन सी कंडीशन पर मौजूद है? RTM पे, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, RTM पे मौजूद है। तो उस टाइम पे इन सब का वॉल्यूम कितना होगा? 24 dm³ होगा। तीनों का वॉल्यूम सेम होगा। कितना होगा? 24 dm³। निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बस याद रख लें। ऑक्सीजन कोई भी गैस है, उसका अगर 1 मोल है, अगर वो क्या है 1 मोल के बराबर है, तो उसका 24 dm³ वॉल्यूम होगा, ठीक है। कोई भी गैस, एनी गैस, ठीक है। तो अब लेकिन शर्त उन्होंने दो रखी है कि टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होने चाहिए, जो आप लोगों को बता दिए गए हैं कि इतने होने चाहिए। तो अगर हम बोलते हैं मोल्स की तादाद बढ़ा दो तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रखना। नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। 1 मोल कितने के बराबर है? 24 dm³ के। 2 मोल कितने के बराबर होगा? 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 मोल्स बढ़ा दिए तो वो उसी 3 को 24 dm³ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि मोल बढ़ाते जब वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा उस गैस का? बढ़ता जाएगा। तो इस छोटे से क्वेश्चन से देख लें, बोला गया डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 2.50 मोल ऑफ, ये लिखा है 2.50 मोल, ये 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। आप लोगों के पास क्लोरीन गैस का मोल कितने दिए गए हैं? 2.5 मोल दिए गए। किस पर? RTM पर या RTP पर, ठीक है। अब बात क्या की गई है? अब बात ये की गई है कि वॉल्यूम पूछा गया, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ का पता है कि सोल्यूशन की तरफ आए, आप लोगों को पता है अगर 1 मोल ऑफ क्लोरीन होता तो आप लोगों के पास कितना होता? इसका 24 dm³ होता, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना होता? 24 dm³ होता। कोई भी गैस है ना 1 मोल के बराबर हो तो वो 24 dm³ के। अगर मोल बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसके मोल्स कितने के बना? 2.5। तो दोनों साइड 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो। 2.5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2.50 मोल ऑफ क्लोरीन गैस मल्टीप्लाई बाय 24, पहले से हम मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से, तो आप लोगों के पास ये किस में कन्वर्ट हो गया? dm³ में। तो आप लोग इनको मल्टीप्लाई करके आंसर बता दें कि आप लोग अगर 24 को 22.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो आप लोगों के पास आ गया 60। तो आप लोग बोलते हैं 60 dm³ ऑफ क्लोरीन बनेगा अगर हम लोगों के पास 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन गैस मौजूद है। अगर क्लोरीन के कितने मोल्स मौजूद हैं? 2.50 मोल है।
तो आप लोगों के पास उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा 60 dm3। तो याद रखिएगा, अगर 1 मोल के हमारे पास किसी भी गैस का 1 मोल है, वो अगर 24 dm3 के बराबर है, तो मोल बढ़ाओगे, जितने मोल बढ़ाओगे उतनों को ही आप लोग dm3 के साथ, उस 24 dm3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आप लोगों के पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए करवाया कि ये आप लोग देखिएगा कि MCQs में पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल। ये बिल्कुल शॉर्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं फिंगर टिप्स पे करने के लिए, तो ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए। अब आ जाते हैं परसेंटेज कंपोजिशन पर। परसेंटेज कंपोजिशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? परसेंटेज कंपोजिशन से हमारे पास कंपाउंड दिया जाता है ना, उस कंपाउंड के अंदर हम लोग एलिमेंट की फिक्स वैल्यू निकालते हैं कि यहाँ पर ये एलिमेंट कितने परसेंट मौजूद है। ओवरऑल हम बात करते हैं कि हम बोलते हैं कि एक सोल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं हमने पानी और चीनी मिक्स किया, एक सोल्यूशन बन गया। अब बताओ इसके अंदर पानी जो हम लोगों ने शुगर डाली है, वो शुगर कितने परसेंट इस्तेमाल हुई है। हमें तो उस तरीके से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि हम लोग बोलें भाई हमने इतने चम्मच, 5 चमचों वाला हिसाब नहीं होता। यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि इतने ग्राम ऑफ शुगर हम लोग यूज़ करेंगे इस सोल्यूशन के अंदर, कि ये इतनी यूज़ हो चुकी है। यहाँ पर अब परसेंटेज कंपोजिशन में भी वही काम है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग के पास कंपाउंड दिया जाता है, कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बनता है ना, मुख्तलिफ एलिमेंट से। अब उसके अंदर बताएं कि ये एलिमेंट, जो एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं, वो कितने कितने परसेंट इस्तेमाल हुए हैं। टोटल तो 100% होती है, आप लोगों को पता है। अब बताओ कि इसमें ये एलिमेंट कितने परसेंट मौजूद है, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं, वो कितने परसेंट मौजूद हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखें कि उसके लिए एक फार्मूला आप लोग याद रख लें, वो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की, जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी होगी, उसका मास आप लोगों को पता होना चाहिए, एटॉमिक मास। ठीक है, उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। और सेकंड चीज़, उस कंपाउंड का मोलर मास आप लोगों ने निकालना है। उस कंपाउंड का क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। इन दोनों को फार्मूले के अंदर डालें, जो आंसर आएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आप लोगों के पास उस एलिमेंट की परसेंटेज निकल आएगी। तो स्टेप्स याद रखिएगा, मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने कि आप लोग क्या करेंगे। स्टेप्स याद रखो कि आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट फाइंड करोगे, सॉरी आप लोग क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ कंपाउंड फाउंड करोगे। ठीक है, आप लोगों के पास जो कंपाउंड गिवन है उसका क्या निकालना है? मोलर मास। ठीक है, कंपाउंड का क्या निकालना है? मोलर मास। सेकंड चीज़, सेकंड आप लोगों को पता होना चाहिए एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालना चाह रहे हो। ठीक है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, दो चीज़ों का आप लोगों ने पता कराना है। पहला मोलर मास निकालना है कंपाउंड का, वो कंपाउंड जो गिवन होगा, ठीक है, उस कंपाउंड का मोलर मास निकाल लो। सेकंड, जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास पता कर लो। उन दो चीज़ों को पता चल गया, इन दो चीज़ों को उठाकर फार्मूले के अंदर डालो, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, आप लोगों के पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकल आएगी। ठीक है, एग्जांपल से सीखो। आप लोगों के पास एग्जांपल आप लोगों को उठा कर लेते हैं कि आप लोगों के पास बोला गया Mg और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालो। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर कौन से दो एलिमेंट्स हैं, एक Mg और दूसरा ऑक्सीजन। किसके अंदर? MgO के अंदर। ये MgO क्या है आप लोगों के पास? कंपाउंड। ठीक है, क्या है? कंपाउंड। तो हम लोग स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग Mg की परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ Mg। ठीक है, मैंने क्या बताया, परसेंटेज ऑफ Mg कैसे निकालेंगे, कोई भी एलिमेंट है उसकी परसेंटेज कैसे निकालोगे, मास ऑफ एलिमेंट, इसका मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास किसका? Mg की बात हो रही है तो Mg का, Mg का एटॉमिक मास कितना है? 24 ग्राम है। कितना है आप लोगों के पास? 24 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका निकालना है? कंपाउंड का। यहाँ कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल हुआ है? MgO। क्या इस्तेमाल हुआ है? MgO। तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ MgO। ठीक है, MgO का मोलर मास किस तरह निकालेंगे? एटॉमिक मासेस को सम करके। Mg का मास कितना आ गया? 24 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो इन दोनों को प्लस करें तो आप लोगों के पास आ जाता है 40 ग्राम। क्या आ गया? 40 ग्राम। तो आप लोगों के पास ये जो 40 आया है, ये आप लोग क्या फार्मूले के अंदर पुट कर लें, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना था? 40 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप लोग क्या करें, 24 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। 24 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप लोगों के पास कितने ग्राम आ गया, सॉरी कितनी परसेंटेज आ गई? 60%। तो इस MgO के अंदर आप लोगों के पास Mg कितनी परसेंट मौजूद है? 60%। तो आप लोगों के पास टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100। तो 100 में से 60 को निकाल लो, पीछे कितना बच गया? 40। तो वो ऑक्सीजन की तादाद होगी, किसकी?
ऑक्सीजन की। अगर ऐसे नहीं करना तो ये सेम फार्मूला दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर लगा लो, ठीक है। अब लिख लेते हैं फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो सेम वही काम कर लो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप लोगों के पास बराबर होगी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16। एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का? 16। तो 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास अभी निकाला है MgO का, ऑक्सीजन कितना होगा 40, तो अब मल्टीप्लाई बाय 100, तो 16 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 40%, ठीक है। तो आप लोगों को पता चला कि इस MgO के अंदर MgO टोटल कितने परसेंट है? 100% है। इसके अंदर Mg कितने परसेंट है? 60% इस्तेमाल हुआ है, और ऑक्सीजन आप लोगों के पास 40% इस्तेमाल हुआ है। तो इससे बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, कि इसके अंदर आप लोग एलिमेंट की बताते हैं कि कितने कितने परसेंट इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास डिस्कस कर लेते हैं, या आप लोगों को खुद करना है, से मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पहला, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 49 ग्राम ऑफ KClO3, ठीक है। आप लोगों के पास बोला गया है KClO3 का मास कितना है आप लोगों के पास? 49 ग्राम है, ठीक है। कितना ग्राम है? 49 ग्राम है, ठीक है। तो बताएं कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन, तो किसका मास कैलकुलेट करना है? मास इस ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है, मतलब कंपैरिजन इन दो का हुआ है, KCl का इसमें कोई काम नहीं है। तो आप लोग इसका क्या करेंगे? मास के मैंने इसी से इसके मोल निकालो, मोल निकालने के बाद KClO3 को और ऑक्सीजन को आपस में कंपेयर करो, जिसके वजह से आप लोगों के पास किसके मोल आ जाएंगे? ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे। जब ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के मोल से आप लोग फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स जो कि ऑक्सीजन के निकलेंगे उससे मल्टीप्लाई करो, आप लोगों के पास ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। सेकेंड, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर आप लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है और ऑक्सीजन की निकालनी है। सेम यही फार्मूला कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगी? एटॉमिक मास किसका निकाल? हाइड्रोजन का डिवाइडेड बाय वाटर का मास, ठीक है। वाटर का एटॉमिक मास मोलर मास कितना आता है? 18, तो 1 डिवाइडेड बाय 18, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? इसका 2 आ जाएगा। एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गई। ऑक्सीजन की बात करेंगे, 16 होता है एटॉमिक मास, 16 डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास 18 जो कि एटॉमिक मास है वाटर का, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे ऑक्सीजन की आप लोगों के पास परसेंटेज निकल आएगी। तो ये दो आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट थे जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए गए। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। वो भी सेम जो आज हैं इसका इस्तेमाल दोबारा उसी लेक्चर के अंदर होना है। अगर आज का लेक्चर नहीं समझ आया तो कल का लेक्चर आप लोगों के साथ नहीं समझ आने वाला, क्योंकि वो सेम लिंक हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर समझने से पहले आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।